किस तरीके से हमारे एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के जो वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके लिए कि जो एग्रीमेंट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किस टाइप्स के होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारे एग्रीमेंट हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिए थे कि एक्चुअल में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब क्लियर करते हैं हम। सबसे पहले बात आ जाती है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका सेक्शन होता है हमारा 2H। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था। इसके बाद जो हमारा एग्रीमेंट होता है इसका सेक्शन होता है हमारा 2E। इसके बाद बात आ जाती है डेफिनेशन की। ठीक है, कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसके अंदर वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स जिसमें ऐड किए जा सके, वही हमारा क्या बनता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन किस तरीके से, एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, क्या है, एक एग्रीमेंट, और किस टाइप्स का एग्रीमेंट, जो एनफोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा जिसको पूरा करवाया जा सके। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, कि हमारा क्या है, किसी भी टाइप्स का प्रोमिस आ जाए, ठीक है, या एक से ज्यादा प्रोमिस किए गए हैं जो एक दूसरे के लिए क्या हो, कंसिडरेशन, प्रतिफल। लास्ट टाइम इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक्चुअल में कंसिडरेशन क्या होता है, कि समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले में कुछ, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ किसी भी टाइप्स का कोई एग्रीमेंट बना रहा है तो दोनों के बीच में एक दूसरे को क्या कुछ ट्रांसफर किया जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंसिडरेशन यहाँ पर कहलाता है। तो दोनों का एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन क्या कहलाएगा, वहां पर हमारा एग्रीमेंट कहलाता है, कि एक दूसरे को कुछ मिल रहा है वहां पर एक दूसरे से किसी प्रोमिस के बदले में, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनफोर्सेबिलिटी। अब यहाँ पर ये बात क्लियर आ जाती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो जाता है, वो तो एनफोर्सेबल बिल्कुल होता है जी हमारे लॉ से, बट हमारा जो एग्रीमेंट होता है ये कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट तो किसी भी टाइप्स का बनवा सकते हो। ठीक है, बना सकते हो, चाहे वो लीगल हो जाता है या इलीगल हो जाता है। ठीक है, बट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा लीगल फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसके अंदर जो हमारे वैलिड एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनको ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड एन एग्रीमेंट। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक पॉइंट आपको क्लियर किया गया था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। ठीक है, कि सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि पहले एग्रीमेंट बनेगा उसी के बाद ही बनकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट क्या है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने की एक सीढ़ी है, इसके बाद ही जाकर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है एन एग्रीमेंट डज नॉट इंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट क्या था, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सभी टाइप्स के एग्रीमेंट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वो इलीगल भी टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है, या वो टाइप्स के हो जाते हैं, तो वो कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर जो हमारे वैलिड एसेंशियल एलिमेंट होते हैं वो कभी भी ऐड नहीं होते। इसके बाद बात आ जाती है स्कोप की। ठीक है, तो स्कोप की अगर बात की जाती है तो अगर हम देखते हैं तो हमारा जो एग्रीमेंट होता है इसका ही एरिया बहुत वाइड माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमारा प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एग्रीमेंट, एंड देन उसके बाद हमारा बनकर तैयार होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एरिया बड़ा हमारा किसका माना जाएगा, एग्रीमेंट का ही एरिया हमेशा बड़ा माना जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होते हैं, कुछ ही टाइप्स के जो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ वो होते हैं, सिर्फ वो ही बन पाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट, तो बाकी तो सभी क्या आ जाते हैं, एग्रीमेंट ही हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसमें बात की गई है, द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड। ठीक है, एज इट इंक्लूड्स ओनली कॉमर्शियल एग्रीमेंट। सिर्फ क्या है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट, जिसमें क्या है कि किसी न किसी टाइप्स का कोई ट्रांजैक्शन होता है, बट यहाँ पर बात की जाती है तो इंक्लूड बोथ सोशल भी और हमारे कॉमर्शियल भी, क्योंकि सोशल में क्या हो जाता है कि जैसे आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि आप हमारे घर चाय पीने पर आ जाइए, ठीक है, आप मुझे पार्क में मिलिए, हम दोनों बैठकर वहां पर बातें करेंगे, तो इस टाइप्स के बहुत सारे एग्रीमेंट यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन जिसका क्या है, किसी भी टाइप्स का कोई कॉमर्शियल एग्जीडेंस नहीं होता,
लेकिन यहाँ पर तो क्या है, दोनों ही कॉमर्शियल भी हमारे होते हैं और हमारे सोशल भी यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, इसलिए एरिया हमारा एग्रीमेंट का हमेशा बड़ा माना जाता है। इसके बाद वैलिडिटी की बात की जाती है। ओनली लीगल एग्रीमेंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैलिडिटी सिर्फ किनकी बनी रहेगी, जो हमारे सिर्फ लीगल होते हैं, क्योंकि इलीगल तो कभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनकर तैयार नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट में भी बोथ लीगल एंड इलीगल, ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट तो क्या है, लीगल भी हो सकता है हमारा, इलीगल भी हो सकता है। लीगल है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और इलीगल है तो सिर्फ एग्रीमेंट तक ही रह जाता है वहां पर हमारा, ठीक है। इसके बाद लीगल ऑब्लिगेशन क्लियर हो जाती है। पॉइंट किस में रहेगा, सिर्फ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही लीगल ऑब्लिगेशन रहेगा और हमारे जो एग्रीमेंट होता है इसमें कभी भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं माना जाता। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, कि जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ क्लियर ही किया है, पहले भी वीडियो में हमने क्लियर किया था, वॉइड एग्रीमेंट की हमने बात पढ़ी थी, वॉइडेबल के बारे में पढ़ा था हमने, अभी लीगल इलीगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस टाइप्स के बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा अनलिटरल एग्रीमेंट, यहाँ पर हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसमें किसी भी टाइप्स की जो पार्टी है उनके बीच में जो एग्रीमेंट बनने जा रहा है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अनलिटरल एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एक पक्षीय, कि जिन दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट बना है, ठीक है। जैसे ए और बी दो पार्टी है हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ए और बी ने क्या है, ए ने जो उस एग्रीमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, वो ए ने तो क्या कर दिया, कंप्लीट कर दी है यहाँ पर हमारी, ठीक है। बट बी ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है। तो एक पक्ष, एक पार्टी ने कर दिया है लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी तक नहीं किया, तो ऐसा एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, अनलिटरल एग्रीमेंट, जिसको हम बोल देते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है बिलेटरल एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको द्विपक्षीय, मतलब दोनों ही पार्टी की यहाँ पर बात की जाती है, ए भी आ जाता है हमारा और बी भी आ जाता है, ठीक है। ए और बी क्या है, अभी तक जिन्होंने क्या है, जो एक दूसरे को प्रोमिस किए हैं, ठीक है, तो अभी तक उनको पूरा नहीं किया है, पेंडिंग है दोनों के ही प्रोमिस, ए का भी प्रोमिस अभी पेंडिंग है और बी का प्रोमिस भी अभी पेंडिंग है, ठीक है। लेकिन जो प्रोमिस है अगर देखा जाए तो वहीं पर वो क्या बन गए, एक दूसरे के लिए वो कंसिडरेशंस यहाँ पर बन जाते हैं, लेकिन अभी तक पूरा किसी ने नहीं किया। जैसे एक एग्जांपल की अगर बात की जाती है कि ए बी से कुछ सामान अपना परचेज करेगा, ठीक है, ना तो अभी तक ए ने वो सामान दिया है, ना ही अभी जब ए ने दिया नहीं है तो बी ने परचेज नहीं किया, तो जैसे ए दे देगा तो बी उसको पेमेंट कर देगा, बट अभी तक दोनों की पेंडिंग है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर। सबसे पहला आ जाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, नाम से क्लियर है, एक्सप्रेस मतलब कि अब एक्सप्रेस कर दिया गया सारा सब कुछ, कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनने जा रहा है तो सब बातें पहले से क्लियर कर दी जाती है कि उस एग्रीमेंट में किस टाइप्स का ट्रांजैक्शंस वहां पर कंप्लीट किया जाएगा, कौन सी वहां पर पार्टीज होंगी, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बनने जा रहा है कि ए 1000 रुपये में अपनी बाइक बी को सेल करेगा, ठीक है। यहाँ पर बाइक का मॉडल भी क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है, सारा सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर, मतलब कि क्या है, पार्टी क्लियर हो गई, अमाउंट्स क्लियर हो जाता है, बाइक क्लियर हो जाता है, मॉडल क्लियर हो जाता है, डेट्स क्लियर कर दी जाती है कि किस डेट्स को दोनों के बीच में वो एग्रीमेंट यहाँ पर पूरा किया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स सब चीजें उस एग्रीमेंट में एक्सप्रेस कर दी गई है, कुछ भी नहीं छुपाया गया, सब क्लियर कर दिया गया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लाइड एग्रीमेंट, मतलब छुपा हुआ, ठीक है, कि एग्रीमेंट में क्या है, कुछ बातें क्लियर नहीं की जाएंगी, एग्रीमेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा वो, कि वो बातें आपको क्लियर नहीं की जाएंगी, बट दोनों पार्टी जिनके बीच में वो एग्रीमेंट बनने जा रहा है उन पार्टी को वो बातें क्लियर होनी चाहिए कि आपको इस एग्रीमेंट के अंदर क्या एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। जैसे एक नॉर्मल सा हमारा एग्जांपल आ जाता है कि आप ट्रेन में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो भाई आपको टिकट लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि भाई आप ट्रेन में अगर ट्रेवल कर रहे हो तो आप टिकट लीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है यहाँ पर इम्प्लाइड है ये चीजें, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्या है, रेलवे का और आपका एग्रीमेंट यहाँ पर बनने जा रहा है, तो यहाँ पर रेलवे आपको क्या है, इम्प्लाइड है ये चीजें कि आपके लिए टिकट लेना जरूरी है अगर आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हो, तो यहाँ पर ये चीज क्या मानी जाएगी, इम्प्लाइड मानी जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबल, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट, ठीक है। वॉइड क्या होता है कि जब क्या है कोई एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, ठीक है, जिसको कभी भी पूरा करवा नहीं जा सकता, वो क्या हो जाता है, वॉइड एग्रीमेंट यहां पर माना जाता है, ठीक है। जैसे बात की जाती है कि भाई किसी भी टाइप्स का कोई ऐसा एग्रीमेंट बन जाता है कि जो कभी भी जिसकी एग्जिस्टेंस रह नहीं सकती या कोई लीगल फॉर्मेट में कभी भी आ ही नहीं सकता, तो इस टाइप्स का एग्रीमेंट क्या है, वो हमेशा वॉइड एग्रीमेंट यहां पर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट। अब वॉइडेबल में क्या है कि ये क्या है, पहले तो बन जाता है बेटर तरीके से एग्रीमेंट, लेकिन बाद में पार्टीज एक या एक से ज्यादा जो पार्टी हो जाती है वो पार्टी उसको वॉइडेबल बना देती है, मतलब किसी न किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाती वहां पर, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट के पूरा होने से पहले बी क्या है, एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रहा किसी न किसी तरीके से, मतलब क्या है, वो एग्रीमेंट को खत्म करना चाहता है, ठीक है। या बात ये आ जाती है कि ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट बना है, ए नहीं चाहता था एग्रीमेंट बनाना, ठीक है, लेकिन बी ने किसी न किसी तरीके से ए से कंसेंट ले ली, वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं थी किसी न किसी तरीके से। जैसे माना गया कि भी ए के ऊपर बी ने क्या किया, किसी न किसी तरीके से कोरिजन्स का यूज किया है, या भाई अपनी जो पावर थी उस पावर का यूज किया गया, या फ्रॉड का यूज किया गया, या मिस्टेक हुई है कोई भी, या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, देन उसके बाद जाकर ए के साथ वो एग्रीमेंट बना था, ठीक है। तो वो क्या है, बाद में ए बोलता है कि भाई मेरे ऊपर तो क्या किया गया था, बी ने यहाँ पर पावर का यूज किया था, या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ या मिस्टेक हुई है, तो मैं इस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ए ने उसको वॉइडेबल बना दिया है, तो ये एग्रीमेंट अब पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा ऑन द बेस ऑफ लीगलिटी, ठीक है, मतलब कि कुछ एग्रीमेंट क्या होते हैं, लीगल हो जाते हैं, और कुछ एग्रीमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, ठीक है, लीगल और इलीगल। अब लीगल की बात आ जाती है तो भाई वो आगे बनकर तैयार हो जाते हैं हमारे, ठीक है, और इलीगल की बात आ जाती है तो भाई वो सिर्फ क्या रहते हैं, एग्रीमेंट तक ही रह जाते हैं, ठीक है। लीगल जिसमें क्या है, एक तो बात आ जाती है कि सभी जो एसेंशियल एलिमेंट्स या जिसको लॉ हमारा परमिशन देता है, ठीक है, वो जिसमें शामिल हो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक लीगल एग्रीमेंट बन जाता है। इसके बाद इलीगल, जिसको कभी भी हमारा लॉ परमिशन नहीं देता, और जिसके अंदर जो हमारे लीगल एग्रीमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी शामिल नहीं किए जा सकते। जैसे हम बात कर लेते हैं कि भाई ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बनने जा रहा है, ए बोलता है बी को कि भाई आप सी के घर चोरी कर लेना, ठीक है, अगर आप चोरी कर लोगे तो जितना भी माल आएगा उसको हम 75 और 25 के रेशो में बांट लेंगे, ठीक है। बट ये क्या है, एक इलीगल है जी, बट एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि हमारा लॉ कभी भी परमिशन नहीं देगा। भाई सी क्या है, अगर ऐसा हो जाता तो सी पुलिस में जाएगा और फिर ए और बी दोनों पकड़े जाएंगे और दोनों को सजा हो सकती है जी यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे हो जाते हैं, जो कभी भी लीगल फॉर्मेट नहीं ले सकते, सिर्फ वो एग्रीमेंट तक ही रह जाते, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बनकर तैयार नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब कि जिन पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट बना है तो दोनों की क्या उस एग्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब परफॉर्मेंस पूरा करना, मतलब जिसकी जो ड्यूटी बनी है उस एग्रीमेंट में, तो दोनों ही पार्टी अपनी ड्यूटी को किस तरीके से पे कर रहे हैं, तो वहां पर माना जाएगा कि दोनों ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस की है वहां पर, तो किस किस तरीके से वहां पर वो परफॉर्मेंस अपनी दिखा रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब कि निष्पादित ठहराव, कि जिन पार्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वहां पर, उन पार्टी ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहां पर पूरा कर दिया है, तो वो क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो चुका है वो वहां पर। जैसे ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट बना जी वहां पर, ठीक है, ए 500 रुपए में अपनी घड़ी मिस्टर बी को सेल करेगा, ठीक है, ए ने अपनी घड़ी बी को दे दी है और बी ने 500 रुपए मिस्टर ए को यहाँ पर दे दिए, तो दोनों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि बी को घड़ी देना, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि उसके लिए अमाउंट जो बी को ए को देना वो ट्रांसफर करना, तो दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटी वहां पर कंप्लीट कर दी है। दैट मीन्स दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
तो वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव एग्रीमेंट यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, ठीक है, निष्पादनीय, मतलब कि अभी पेंडिंग है जी यहाँ पर चीजें, ठीक है, कि दोनों पार्टी या एक पार्टी जिसने क्या है अभी तक अपनी जो परफॉर्मेंस है वो पूरी नहीं किया है और फ्यूचर में किसी डेट में वो अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करेंगे, बट अभी तक किसी उन्होंने एक या एक से अधिक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की है, तो वो हमारा क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट यहाँ पर वो माना जाता है। ये तो थे हमारे जी एग्रीमेंट्स के टाइप। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे कितने टाइप्स के यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। जनरली जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो टाइप्स के हमारे आते हैं, ठीक है। एक हमारा आ जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा आ जाता है हमारा यहाँ पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहले वैलिड की बात की जाती है। वैलिड जिसके अंदर क्या हो, एसेंशियल एलिमेंट जिसके अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट 7 लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। अगर आप दोबारा उनको क्लियर करना है तो आप उस वीडियो को दोबारा से एक बार आप देख लीजिए, 7 के 7 एलिमेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि एग्रीमेंट के अंदर 7 एलिमेंट्स जब हमारे ऐड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कि आप लॉ की हेल्प से उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको क्या है आप कभी भी लॉ की हेल्प से पूरा नहीं करवा सकते। मतलब यहाँ पर एक सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो एक एग्रीमेंट की फॉर्म तक ही रहता है जी ये, ठीक है। क्योंकि भी वैलिड बना नहीं, लीगल बना नहीं, तो क्या बना है, सिर्फ एक तरह के एग्रीमेंट ही बना। क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो क्या होता है, एक लीगल फॉर्मेट में होता है जी। बट ये क्या है, जो कभी भी पूरे नहीं हो सकते जी कभी भी हमारे, तो वो क्या माने जाएंगे, वॉइड, जिनको कभी भी हमारा लॉ परमिशन देता ही नहीं जी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भी जो हमारा माइनर पर्सन है उसके साथ आप किसी भी टाइप्स का कोई भी एग्रीमेंट करने जा रहे हो, वो भी कभी भी उसको हमारा लॉ परमिशन नहीं देता जी, ठीक है। या भी किसी को भी किसी टाइप्स का बिजनेस करने से आप रोक रहे हो, उसको भी लॉ हमारा कभी भी परमिशन नहीं देता, ठीक है। किसी के साथ कोई आप जैसे बात कर दी जाती है कि भाई आप आसमान से तारे तोड़कर लेकर आइए, ठीक है, दैट मीन इम्पॉसिबल केसेस। तो इस टाइप्स के जो केसेस होते हैं जिनको कभी भी हमारा लॉ पूरा नहीं करवा सकता जी, तो वो सारे वॉइड कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही वॉइड ही होते हैं, जिनको कभी भी पूरा नहीं करवाया जा सकता, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से और क्लियर हो जाएंगे हमारे लिए चीजें, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो हमारे वॉइड हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है जी, ठीक है। अभी बात मैंने आपको क्लियर की है कि वॉइड क्या होते हैं और वॉइडेबल की बात आ जाती है, ठीक है। एग्रीमेंट में बात हमारी क्लियर हुई थी। वॉइड में तो क्या होते हैं, स्टार्टिंग से ही होते हैं। वॉइडेबल में क्या होते हैं कि भाई पहले तो बन चुके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जब बने थे तब उनमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैलिड तरीके से उसको पूरा किया जा सकता था। बट बाद में पार्टी ने इस तरीके से अपनी मतलब विलिंग वहां पर दिखाई है कि भाई जो मेरी कंसेंट ली गई थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, अब वो पूरे नहीं हो पाएंगे वहां पर, ठीक है। अब उनको क्या माना जाएगा, वॉइडेबल वहां पर उनको बना दिया जाएगा एक पार्टी के द्वारा। सबसे पहले बात आ जाती है डेफिनेशन की, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट विच केसेस टू बी एनफोर्सेबल, ठीक है, जो क्या है कभी भी भाई एनफोर्सेबल हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद वॉइडेबल में बात आ जाती है, इट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बट वंस और मोर पार्टीज, ठीक है, सिर्फ किससे, एक या एक से अधिक पार्टी से, ठीक है, एनफोर्सेबल बना दिया गया वो एक या एक से अधिक पार्टी के द्वारा। इसके बाद नेचर की बात की जाती है, ठीक है, वैलिड व्हेन मेड सब्सिक्वेंटली बिकम्स अनफोर्सेबिलिटी, ठीक है, वैलिड होगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या होगा, जब सब्सिक्वेंटली वहां पर अनफोर्सेबल वहां पर किया जा सके, देन तभी वैलिड माना जाएगा। अदर तो सारे क्या होंगे, वो वॉइड की कैटेगरी में आएंगे जी सभी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट रिमेन्स वॉइडेबल अंटिल कैंसल्ड बाय पार्टी, ठीक है, पार्टी के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है जी, बिल्कुल किया जा सकता है। क्योंकि जो अग्रेसिव पार्टी हो जाती है, मतलब जिसको जो कैंसिल करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको एग्रेसिव पार्टी हम बोलते हैं। तो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है जी यहाँ पर कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो पूरा करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है राइट और रेमेडीज, ठीक है, जो एग्रेसिव पार्टी यहाँ पर बन जाती है, जब मतलब जिसको
जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करवा रही है, जिसको कुछ न कुछ हम पीड़ित पक्षकार बोल सकते हैं, मतलब जिसको कुछ लॉस उठाना पड़ा उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो उस पार्टी को यहाँ पर कुछ राइट और रेमेडीज जरूर मिलने चाहिए जी हमारे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन किस में मिलेंगे? वोइड में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी। ये तो क्या होता है, स्टार्टिंग से ही होता है जी वोइड, ठीक है। ये तो पार्टीज की गलती मानी जाती है यहाँ पर तो। बट जो हमारा वोइडेबल होता है, इसमें दो रेमेडीज यहाँ पर मिल जाती है। या तो चाहे तो क्लेम ले सकते हैं, या चाहे भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और बात आ जाती है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर वो बात की जाती है, पार्टीज कांट डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में कभी भी नहीं कर सकते जी आप डिमांड एक पार्टी दूसरी पार्टी से कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि वॉइड तो क्या होते हैं जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जिनको कभी भी पूरा नहीं करवाया जा सकता। बट यहाँ पर होता है जी, ठीक है। इफ एग्रेसिव पार्टी डज नॉट कैंसिल नहीं करती, वो चाहती है कि भी बेसिक से मिस्टेक हो चुकी है, बेसिक से फ्रॉड हुआ है, बेसिक से मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ वहां पर बेसिक से कोरिजन्स का वहां पर यूज किया गया, बट हम नहीं चाहते उस एग्रीमेंट को या उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना, हम तो पूरा करवाना चाहेंगे जी उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो वहां पर क्या है, तब पूरा करवाया जा सकता है, बट डिपेंड किस पर करेगा, एग्रेसिव पार्टी के ऊपर। इसके बाद रीजंस की बात आ जाती है, ड्यू टू चेंज इन लॉ और सर्कमस्टांसेस, मतलब कि या तो लॉ चेंज हो चुका है या सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं जी, देन वो वॉइड हुआ है। इफ कंसेंट इज नॉट ऑब्टेन फ्रीली, कंसेंट क्या है, वो फ्रीली नहीं है जी, प्रेशर था कहीं ना कहीं, या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था, या फ्रॉड का यूज किया गया था, मिस्टेक हुई है, देन कंसेंट मिली थी, तब वो वॉइडेबल पार्टी ने उसको बनाया है, अदरवाइज वो वैलिड तरीके से पूरा हो सकता था। इसके बाद बात आ जाती है डैमेज की, बिल्कुल नहीं मिलेगी जी वॉइड में तो, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग से वॉइड है। बट यहाँ पर डैमेज मिल सकती है आपकी कुछ ही केसेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल हमारा एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हमारे बनते हैं जी, ठीक है। वॉइड के बारे में अभी आपने पढ़ा है, इलीगल के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल, ठीक है। वॉइड हो सकते हैं बट इलीगल नहीं हो सकते जी, उनका नेचर कभी भी लीगल नहीं हो सकता, ठीक है। वॉइड हो सकते हैं जी, जैसे आसमान से तारे तोड़कर लेकर आना, इलीगल तो नहीं मानेंगे हम, वॉइड मान सकते हैं जी, ठीक है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, ठीक है। इलीगल है तो वॉइड तो अपने आप ही बन गया जी वहां पर, ठीक है। इसके बाद प्रोहिबिटेशंस, ठीक है। इसके बाद इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता जी लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड, ठीक है। इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बिल्कुल किया जा सकता इलीगल, क्योंकि हमारा लॉ परमिशन कभी भी नहीं देता इन चीजों की, ठीक है। इसके बाद पुनिशमेंट, किसमें, वॉइड में तो कभी होती नहीं जी पुनिशमेंट की बात, ठीक है, लेकिन इलीगल में तो बिल्कुल पुनिशमेंट दी जाती है जी, मतलब कि कानून जिनकी परमिशन नहीं देता तो बिल्कुल क्या है, वहां पर आपको अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि भी आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज की है, तो बिल्कुल आपको वहां पर क्या दी जाएगी, पुनिशमेंट वहां पर दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोलेटरल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, किसमें एक दूसरे के समपार्श्विक कोलेटरल वहां पर मानी जाती है। ट्रांजैक्शन कोलेटरल टू बी वॉइड एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। इसमें तो क्या है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, किया जाता है, तो वो सिर्फ क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ के द्वारा अगर है तो कोलेटरल माना जाएगा, अदरवाइज वो कोलेटरल नहीं माना जाएगा। ट्रांजैक्शंस कोलेटरल टू इलीगल एग्रीमेंट आर इलीगल, तो यहाँ पर तो क्या है कि भी वो चाहे किसी भी टाइप्स का हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो या ना हो, ठीक है, डजेंट मैटर, सब कुछ इलीगल यहाँ पर माना जाएगा।